अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम समाज इल्म जमात हश्तुम से एक और नया टॉपिक देखेंगे। इसके अहम निकात पर बहस करेंगे। दरअसल ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मवाद पहुंचाया जा सके। अगरचे इन्हीं सवालात को हम चूज़ द राइट आंसर्स की शक्ल में 4 ऑप्शन देते हुए बनाते हैं तो शायद ही 5-10 साल लग जाएंगे समाज इल्म का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर मैं इसको बिट्स की शक्ल में पेश कर रहा हूँ ताकि कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मवाद हासिल हो सके और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए टॉपिक्स पेश किया जा सके। अगरचे इसको इसके बजाय क्लास की शक्ल में अगर 45 मिनट से क्लास लेंगे समाज में किसी भी एक टॉपिक पर तो बहुत मुश्किल यही क्या 2 पॉइंट्स का आप अहाता 45 मिनट्स में कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि इसको इसी तरीके से पढ़ते रहें और यही बेहतर तरीक़ा है किसी भी एग्ज़ाम में समाज इल्म को पढ़ने का। तो आइए आज हम देखते हैं जमात हश्तुम के बाब 8 यानी 8 चैप्टर रोज़गार पर टेक्नोलॉजी के असरात। तो हम देखते हैं कि रोज़गार पर आज और आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद भी बहुत सारे असरात टेक्नोलॉजी के पड़े हैं। जब से मशीनें आ गई हैं टेक्नोलॉजी की वजह से मुख्तलिफ़ मैदानों में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ वाक़ई हो गई हैं, वही आज हम तफसील से देखेंगे। USA के हेनरी फोर्ड ने बेहतर सनती पैदावार के लिए असम्बली लाइन तरीक़ा शुरू किया है। इस तरह इन्होंने कम वक्त में बहुत ज़्यादा कारों को वज़ा किया। तकनीकी तब्दीली से या तो नए मुहासिलात हासिल होते हैं टैक्सेस, या फिर इसी शय की तैयारी के लिए खाम अशिया फराहम करने वाले लोगों को रोज़गार का हुसूल एक नए दरवाज़े से मिलता है। मुल्क की आज़ादी के वक्त ज़राअत बिल्कुल रिवायती अंदाज पर की जाती थी। किसान आम तौर पर धान, गेहूँ, तरकारी, कपास वगैरह की फसलें उगाते थे। आज़ादी के बाद हुकूमत ने डैमों की तामीर का आगाज़ शुरू किया और ट्यूबवेल से आपाशी की सहूलत मुहैया की गई। ज़मीन से पानी निकालने के लिए डीजल और बिजली से चलने वाले पंप्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। ज़राअत में ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए तहक़ीक़ी इदारों के ज़रिए नए अक़साम के बीजों की सरबराही अमल में आई, जिससे ज़राअत में तरक्की हुई। चंद इलाक़ों में किसान सालाना 2 मरतबा फसल उगा रहे हैं, जिससे मज़दूरों को मुलाजिमत के मौक़ों में इजाफ़ा हुआ। ज़रूरी मशीनों के इस्तेमाल से ज़रूरी मज़दूर बानिस्बत सालाना के रोज़ाना उजरत पर काम करने को तरजीह दे रहे हैं। ज़रूरी कामों की हमलो नकल के लिए ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होने लगा है। कई सालों बाद मवेशियों के इस्तेमाल में भी नुमायाँ गिरावट आई है, यानी अब ज़्यादातर लोग जानवर के बजाय हमलो नकल के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मखलूत हार्वेस्टर धान की कटाई और थ्रेशर्स अजनास की कास घास फूस से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन कटाई, थ्रेशर्स और विनोइंग वगैरह की जुमला सरगर्मियाँ अंजाम देता है, तो इसीलिए इसको मखलूत हार्वेस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये मशीन कटाई और तमाम तरीक़े के काम आसानी से कर सकता है और ये आजकल बहुत इस्तेमाल में आ रहा है। इसी तरीके से 2003 की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके के हार्वेस्टर का इस्तेमाल से किसान फ़ी एकड़ 1 कुंटल अजनास की बचत करने के काबिल हो गया है। हिंदुस्तान में ज़राअत के बाद पारचा बाफ़ी की सनत मुलाजिमत फराहम करने में दूसरा मुकाम रखती है। ये बहुत ही अहम सवाल है। इससे पहले DSC और TRT में और टेट में भी पूछा गया है कि पारचा बाफ़ी की सनत हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे की है, पहले दर्जे की ज़राअत है। तकरीबन 100 करोड़ आवाम पारचा बाफ़ी की सनत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काम कर रहे हैं। बरतानवी लोगों ने बरक़ी करघों से कपड़ों की बुनाई को हिंदुस्तान में मुतारिफ़ करवाया। एक मिल या फैक्ट्री में कई 100 की तादाद में एक बड़ी जगह पर करघे पाए जाते हैं। ज़्यादातर मिल उम्दा क्वालिटी का कपड़ा तैयार करते हैं, जबकि बरक़ी करघे कम या औसत दर्जे की क्वालिटी का कपड़ा तैयार करते हैं। मिलों में हम अक़साम के कपड़े तैयार किए जाते हैं। शर्ट, पैंट, धोती के कपड़े, साड़ियाँ, बेडशीट, टॉवल, चादरें, पर्दे, शाल, ब्लैंकेट्स वगैरह जो कॉटन, ब्लेंडेड और सिंथेटिक रेशम और ऊन से बने होते हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र और गुजरात में बरक़ी करघों की यूनिट्स ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में तकरीबन 50,000 बरक़ी करघे चलाए जाते हैं। साल 1988 में मुख्तलिफ़ रियासतों में तकरीबन 33 लाख दस्ती करघे काम करते थे और साल 2009-10 में इसमें गिरावट होकर ये 24 लाख यूनिट
रह गए हैं। दस्ती पारचा बाफ़ी की पैदावार में तब्दीली तमिलनाडु में 1988 में 5,56,000 से 1,55,000 तक हो गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1988 में 5,29,000 से ये गिरकर 2009 में 1,24,700 हो गए हैं। ज़्यादा बरक़ी करघों के क्लस्टर्स में ट्रेड अंजुमनें नहीं पाई जाती। बरक़ी करघे के क्लस्टर में ग़िज़ाई अदम दस्तियाबी, नाक़िस तग़ज़िया, एनीमिया और सेहत से मुताल्लिक़ दीगर मसाइल जैसे टीबी, दम्मा और ख़वातीनी अमराज़, रिहाइशगाह की अदम दस्तियाबी, नाक़िस तग़ज़िया वगैरह पाए जाते हैं। दस्ती पारचा बाफ़ी की पैदावार 2009 में तमिलनाडु में ज़्यादा थी। दस्ती पारचा बाफ़ी का मतलब है हैंडलूम। हमारे पास तेलंगाना में हैंडलूम के मामले में सिरिसिल्ला, जो जगत्याल डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, बहुत मशहूर है। साल 2009 में पंजाब में दस्ती करघों की कम तादाद थी। कारीगरों को मिल तनख्वाह अदा करता है और बरक़ी करघों कारीगर को प्राइस रेट शरह पर तनख्वाह देता है। तमाम सनती सरगर्मियाँ भी खिदमात के शोबे में शुमार की जाती है। हिंदुस्तान का मवासलाती नेटवर्क दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क है। ये भी एक अहम सवाल है कि तमाम सनती सरगर्मियाँ भी खिदमात के शोबे में शुमार की जाती है, और दूसरा हिंदुस्तान का मवासलाती नेटवर्क दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क है। ये भी एक अहम सवाल है। इसी तरीके से हिंदुस्तान में 2001 में 5 मिलियन मोबाइल फ़ोन सारिफिन की बानिस्बत मई 2012 तक 929 मिलियन हो गई थी। लैंडलाइन की बानिस्बत मोबाइल फ़ोन कनेक्शन 20 गुना ज़्यादा है। टेलीफोन टेक्नोलॉजी में तब्दीली इत्तलाती मवासलाती दस्तियाबी की लागत को घटा दिया है। साल 1995 में पहली मरतबा मोबाइल फ़ोन मुतारफ़ हुए थे। साल 2010 तक फ़ोन मौसूल होने और किए जाने वाले कॉल्स पर पैसे अदा करना पड़ता था, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स पर भी बिल अदा करना पड़ता था। साल 2003 की पॉलिसी से सिर्फ आउटगोइंग कॉल्स के लिए पैसे अदा करना पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें 3 या 4 सवालात बहुत अहम है। बकिया भी आपको जोड़ियाँ बनाइए के सवालात में पूछा जा सकता है, इसीलिए इस पर ज़्यादा तवज्जो दें और इत्मीनान से बार बार सुनिए। हो सके तो इसका PDF भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।